नमस्कार दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूँ फॉर्म 26 के बारे में, जो कि एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म है। हाँ जी दोस्तों, जो आप पुराने एक्ट में यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फॉलो करते थे, जहाँ पे फॉर्म 3CD होता था, ठीक है, फॉर्म 3CB होता था और फॉर्म 3CA होता था, वो सब हटा के इस नए एक्ट में एक सिंगल फॉर्म लेके आए हैं, फॉर्म 26, जिसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट होगा। अब ऑडिट रिपोर्ट दो प्रकार की होती है, कैटेगरी ऑफ एसएससी के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। कैटेगरी 1 में है पर्सन जो बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहा है और जिसका किसी और अदर एक्ट में वो पर्सन पार्ट ए, बी और सी फाइल करेगा, ठीक है, फिल करेगा मतलब। सेकंड कैटेगरी में वो पर्सन है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में है, ठीक है, और जिनका केवल इसी एक्ट में यानी इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर ही ऑडिट है, इसके अलावा कोई और ऑडिट नहीं है उनके ऊपर एप्लीकेबल, तो वो पार्ट ए, बी और डी फाइल करेंगे। इसमें सी फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्ट ए बी के बाद डी, यहाँ पार्ट ए बी सी, डी सी वाला जो पार्ट है वो फिल करने की जरूरत नहीं है ऐसे पर्सन का जिसका किसी और एक्ट में ऑडिट नहीं हो। ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर नया फॉर्म है, फॉर्म 26। चलिए डिटेल में समझते हैं कि फॉर्म 26 है क्या और क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी। क्या पुराने जो फॉर्म थे, फॉर्म 3CD, 3CA या 3CB, उसके अंदर जो शेड्यूल्स था या क्लोज था, वो क्लोज सेम है या कुछ चेंज हुआ है? चलिए डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, सबसे पहले आ जाता है पार्ट ए। पार्ट ए में पर्टिकुलर ऑफ द एसएससी है, जहाँ पे एसएससी का नाम, एड्रेस, पैन नंबर, रेजिडेंशियल स्टेटस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, कंट्री कोड, ये सब देना है। टैक्स ईयर कौन सा है, यहाँ पे टैक्स ईयर आ गया। पिछले जो फॉर्म्स होते थे उसमें असेसमेंट ईयर होता था, तो टैक्स ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है, तो टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम है। उसके बाद बात करें, पार्ट बी आ गया। पार्ट बी में जर्नल इन्फॉर्मेशन होता है। जर्नल इन्फॉर्मेशन का मतलब कौन सा क्लोज एप्लीकेबल है आपके ऊपर ऑडिट के लिए, टैक्स ऑडिट का कौन सा क्लोज एप्लीकेबल है जिसके कारण आपको ऑडिट कराना पड़ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रोथ रिसिट्स, बिजनेस एंड स्पेसिफाई जो लिमिट है उससे क्रॉस हो गई है जिसकी वजह से करा रहे हैं, या फिर ग्रोथ रिसिट जो प्रोफेशन के केस में है स्पेसिफाई लिमिट से क्रॉस हो गई है। ये बिजनेस के केस में हो गया, ये प्रोफेशन के केस में हो गया, तो वो स्पेसिफाई लिमिट से क्रॉस हो गई है तो ऑडिट करा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन प्रॉफिट एंड गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर जो है वो आप जो डीम्ड प्रॉफिट होता है उससे कम दिखा रहे हो। बेसिकली यहाँ पे प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बारे में बात किया गया है। जो पहले 44AD था, 44ADA, 44AE था, उसको रिप्लेस करके सेक्शन 58 सबसेक्शन 2, सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 ये सब कर दिया गया है। तो कह रहे हैं कि अगर प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है उसके अंदर जो डीम्ड प्रॉफिट होता था भाई ये आपको दिखाना ही होगा, उससे अगर कम दिखा रहे हो तो ये वाला क्लोज एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर। इसके बाद है सेक्शन 58 सबसेक्शन 8 एप्लीकेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोविजन सेलेक्ट करना है। तो इसमें से जो भी एप्लीकेबल वो सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले वाले पॉइंट में तो क्या आ गया कि टैक्स ऑडिट का कौन सा क्लोज एप्लीकेबल है। दूसरा, क्या एसएससी ने ऑप्ट कर रखा है टैक्सेशन। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर रहे हैं या ओल्ड में रह रहे हैं, उसके लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपने ऑप्ट कर रखा है न्यू टैक्स रिजिम, येस या नो, तो वो देना होता है। 10वें नंबर क्लोज पे ये है। 11वें नंबर क्लोज पे पार्ट बी के अंदर 11वें नंबर क्लोज पे अगर एसएससी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में है, तो उन पार्टनर के नेम, मेंबर्स के नेम, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पैन नंबर, ये सब देना होगा। कोई चेंजेस हुई है पार्टनरशिप फॉर्म में या मेंबर्स में, येस या नो, अगर येस करते हैं चेंज होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी होगी। 12 नंबर में बिजनेस का नेचर, 12 के ए के अंदर बिजनेस का नेचर देना पड़ेगा कि बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का कोड वगैरह क्या है वो। बी के अंदर कोई नेचर में चेंजेस हुआ है, येस या नो करके आप, अगर ये चेंज हुआ है तो येस करके उसकी डिटेल देंगे।
सी में अगर कोई कॉस्ट ऑडिट कैरिड आउट हुआ है, येस या नो, अगर कैरिड आउट हुआ है तो स्टॉक ऑडिट की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। डी के अंदर 12 नंबर के अंदर यहाँ से आपको करंट ईयर और प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, यानी टैक्स ईयर और प्रीसीडिंग टैक्स ईयर की टर्नओवर, ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, स्टॉक टर्नओवर, मटेरियल कंज्यूम की डिटेल देनी होगी। ये पुराने वाले एक्ट, जो पुराना वाला 3CD फॉर्म था, ये सबसे लास्ट में देते थे, ये फ्रंट में ही है। इससे कंपैरिजन रिपोर्ट देनी पड़ेगी। कंपैरिजन रिपोर्ट मतलब करंट ईयर का आपका टर्नओवर कितना है, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कितना है, मतलब पिछले साल का जो प्रीसीडिंग टैक्स ईयर है उसकी आपकी टर्नओवर्स कितनी है और करंट ईयर की टर्नओवर कितनी है, वहाँ से आपका कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज वाइज भी डिटेल होगी और वैल्यू वाइज भी डिटेल होगी, जहाँ आपको ये देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कंपैरिजन पहले ही मांग लिया टेबल नंबर 12 में। बुक्स ऑफ अकाउंट और मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पूछा है, तो 13 नंबर में लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन जो है वो, और 14 नंबर में बुक्स आपकी कहाँ रखी है उसका एड्रेस वो आपको देना पड़ेगा। कौन कौन से बुक्स आपने मेंटेन कर रखे हैं, लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट देना पड़ेगा, जैसे कि बैंक बुक, कैश बुक, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, लेजर, ये सब डिटेल। तो लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और बुक्स आपकी कहाँ रखी हुई है उसका एड्रेस मेंशन करना होगा। अगर आपकी बुक्स मल्टीपल लोकेशन पे है मेंशन, तो मल्टीपल लोकेशन के एड्रेस को देना होगा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन के लिए कंप्यूटर में वो क्या है, कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं उसकी डिटेल देनी होगी। डिटेल एनी क्लाउड या एनी अदर सॉफ्टवेयर यूज स्टोरेज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। पहले टैक्स ऑडिट में सॉफ्टवेयर की डिटेल नहीं होती थी कि भाई मैं टैली यूज़ कर रहा हूँ, मार्ग यूज़ कर रहा हूँ, जूही यूज़ कर रहा हूँ, या कंप्यूटेक्स यूज़ कर रहा हूँ, या बिजी यूज़ कर रहा हूँ। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी डिटेल नहीं मांगते थे। अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर की डिटेल मांग ली है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हो, और आपका जो बुक्स स्टोरेज हो रहा है वो कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है या कोई अदर सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आपको उस तरह के स्टोरेज ऑफ बुक्स की डिटेल देनी पड़ेगी। तो अब ये समझ लो कि आपसे एक एक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कौन से टैली में है आपका डाटा, कंप्यूटेक्स में है डाटा, एक्सेल में है, कहाँ है, वो सॉफ्टवेयर पूरा आपसे मांग लेंगे, उसकी डिटेल मांग लेंगे। मेथड ऑफ अकाउंटिंग में पूछेंगे कैश बेसिस सिस्टम है या मर्केंटाइल सिस्टम है, आपको यहाँ पे देना पड़ेगा उसकी डिटेल। अगर चेंज किया है आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग के अंदर तो उसकी डिटेल येस या नो, अगर किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का मेथड क्या है, एट कॉस्ट पे है या रियलाइजेबल वैल्यू पे है या लोअर कॉस्ट पे है या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे है। ठीक है, उस टैक्स ईयर में फिनिश गुड और रॉ मटेरियल, उन दोनों का मेथड पूछ रहे हैं कि मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन क्या है। अगर मेथड चेंज कर रहे हो, इन केस मेथड चेंज किया है, तो केस में आपको येस या नो करके वो शेड्यूल जो रेफर होगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, वो शेड्यूल के हिसाब से आपको देना पड़ेगा कौन से आपने मेथड को अडॉप्ट किया है। सर्वे क्लोज के अंदर बोल रहे हैं कि कोई भी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है, जो प्रोविजन बताए गए हैं कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर एंड स्टैंडर्ड जो नोटिफाइड है सेक्शन 276 सब सेक्शन 2 के अंदर। अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उसकी डिटेल येस या नो करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। फिर कोई और अदर डिस्क्लोजर जो कि ICDS के अंदर है तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट इंक्लूड है, प्रॉफिट और गेन प्रेजम्पटिव बेसिस पे अगर है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी 19 नंबर क्लोज में। रिसिप्ट एंड इनकम से रिलेटेड अगला है C, रिसिप्ट एंड इनकम से रिलेटेड। ठीक है, ये पार्ट भी चल रहा है, उसी के अंदर सब ये क्वेश्चंस हैं। तो 20वें पॉइंट में बोलता है अमाउंट चार्जेबल है इनकम टैक्स के लिए लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, यस करते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो अमाउंट चार्जेबल होगा। अमाउंट चार्जेबल इनकम टैक्स, अमाउंट चार्जेबल है इनकम टैक्स के अंदर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो उसकी डिटेल देना पड़ेगा, लेकिन आपने P&L में क्रेडिट नहीं किया है। कोई अमाउंट बोरो किया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड हुंडी के अंदर, ठीक है, एज पर सेक्शन 106 उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। फिर D आता है पर्टिकुलर ऑफ एक्सपेंसेस, कोई डिडक्शन इनएडमिसिबल है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। कोई अमाउंट जो कि डेबिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डिसअलाउंस वाला,
तो ये सेक्शन से उसके हिसाब से अगर कोई डिसअलाउंस है उसकी, कोई और अदर लॉ के अंदर पेनल्टी है, एनी पेनल्टी, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। कोई पेमेंट की है जो पर्सन स्पेसिफाई है सेक्शन 36 सब सेक्शन 3 के अंदर, उसकी डिटेल। कोई अमाउंट जो डेबिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डिसअलाउ है अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 4 के अंदर, उसकी डिटेल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। फॉर्म बहुत बड़ा है 33 पेज का और अभी 5वें पेज पे ही हम, तो चलिए समझते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। फिर कोई भी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट हुआ है जो कि डीम्ड इनकम थी और सेक्शन 36 सब सेक्शन 5 के अंदर थी दिस टैक्स ईयर के अंदर, उसकी डिटेल। अमाउंट डेबिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो डिसअलाउंस था उसकी डिटेल, कोई डिसअलाउंस है उसकी डिटेल। उसके बाद एमएसएमई के अंदर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो एमएसएमई को, वो डिसअलाउ होगा तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो उसके बाद अलाउेबल जो डिडक्शन है वेरियस सेक्शंस के अंदर, उसकी डिटेल। फिर उसके बाद यहाँ पे प्री पीरियड का है, पर्टिकुलर और प्री पीरियड, कोई भी अमाउंट इनकम का जो कि प्री पीरियड का क्रेडिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसकी डिटेल। कोई भी अमाउंट एक्सपेंडिचर का जो कि प्री पीरियड का है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट, उसकी डिटेल। फिर लॉसेस डेप्रिसिएशन और डिडक्शंस की डिटेल बोल रहा है। 36 के अंदर जो अलाउेबल डेप्रिसिएशन है उसकी डिटेल, ठीक है, यहाँ पे उसका ब्लॉक और ये सब चीज़ें, तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड डिटेल्स है। डिडक्शंस की डिटेल यहाँ पे जाएगी 38 में, 39 में जाएगी। मैट या एएमटी क्रेडिट से रिलेटेड डिटेल्स। इंटरनेशनल टैक्सेशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, एक्सपेंडिचर, प्राइमरी एडजस्टमेंट वगैरह ये सब चीज़ें। उसके बाद लोन एंड डिपॉजिट से रिलेटेड आ गया क्लोज नंबर 45 के अंदर, कोई भी अमाउंट जो लोन का टेकन लिया है टैक्स ईयर के अंदर, रीपेमेंट और पेमेंट, ये सब जैसे हम पहले 3CD के अंदर देते थे वो सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे TDS एंड TCS से रिलेटेड है, जो आपका TDS रिटर्न जो फाइल करी है आपने उसकी डिटेल। जैसे TDS वाला क्लोज था उसके अंदर बोलते थे कि कौन कौन सा सेक्शन में आपका TDS एप्लीकेबल होता है और कितना आपने TDS काटा है, कितना पे किया है, कितना इंटरेस्ट जमा किया है, कितना लेट फाइल किया है, तो वो सारी TDS एंड TCS की डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इनडायरेक्ट टैक्सेशन, यहाँ GST से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको। अगर SSC GST के लिए लायबल है तो येस करके वहाँ पे उसका GST नंबर भरना होगा और ब्रेकअप देना होगा एक्सपेंडिचर का, ठीक है, जो GST शेड्यूल में जैसे 44 क्लोज जो होता था ना उसके अंदर एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप होता था, वैसे ही ब्रेकअप मांगा है। क्वांटिटिव डिटेल के अंदर यहाँ पे स्टॉक की डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग के केस में अलग और ट्रेडिंग के केस में अलग, ठीक है। फिर यहाँ पे उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम, मेंबरशिप नंबर, यूडीन, फर्म का नाम, उसके फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब डिटेल यहाँ जाएगी। उसके बाद पार्ट C के अंदर बात करें तो जिनका स्टैट्यूटरी ऑडिट है, रिपोर्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में पार्ट C फाइल होगा तो स्टैट्यूटरी ऑडिट की यहाँ पे डिटेल जाएगी, ठीक है। फिर उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट का ऑब्जर्वेशन, ये सब डिटेल। फिर यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम, CA का नाम, उसका पैन नंबर, यूडीन, उसके फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब डिटेल सारी वहाँ जाएगी। पार्ट D के अंदर बात करें तो यहाँ पे CA जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट को जो उसने एग्जामिनेशन किया है तो उसकी यहाँ पे वो सर्टिफिकेशन देगा कि क्या क्या है और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है और क्या क्या इश्यूज़ है। पहले ये फ्रंट पेज पे होता था, इस नए फॉर्म के अंदर ये D यानी लास्ट पेज पे देखने को मिलेगा, D वाले पॉइंट में लास्ट पेज में देखने को मिलेगा आपको ये। उसके बाद सब शेड्यूल्स हैं, बाकी नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे सब शेड्यूल है, शेड्यूल का टेबल बना रखा है कि कौन से टेबल शेड्यूल में क्या क्या डिटेल जाएगी, जैसे कि जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस कोड हो गया, ये सब चीज़ देख सकते हैं, कुछ खास नहीं है। ISD का क्लोजर हो गया, फिर यहाँ पे कंपटीशन, रिसीट्स एंड इनकम की डिटेल्स हो गई, ठीक है। तो ये जो टैक्स कोड का फॉर्म है ये पढ़ने वाली है, इसमें तो आप मान के चलो कि कम से कम 2 या 3 घंटे की वीडियो बनेगी, क्योंकि बहुत सारी डिटेल है इसके अंदर जो आपको शेड्यूल्स में देनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सपेंसेस की डिटेल, तो बहुत सारी डिटेल जो अलाउेबल डेप्रिसिएशंस, ये सब चीज़, एक्सपेंडिचर, डिडक्शंस, ठीक है। तो ये अंदर शेड्यूल में बता दिया कि भाई इस शेड्यूल के अंदर ये भर दो, शेड्यूल दे दिया सबका अलग अलग। बाकी फॉर्म 3CD की तरह ही है, बस रिपोर्टिंग तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन फ्रंट में आ गई, कुछ इन्फॉर्मेशन बैक में आ गई है। बाकी देखते हैं फॉर्म कैसा लाइव होगा। जब फॉर्म लाइव होगा तो जो उसका यूटिलिटी होगा वो यूटिलिटी के ज़रिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म 26 आपको बताऊंगा, फॉर्म 26 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कैसे फाइल करना होगा। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।